जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। 7 फरवरी को आप लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है और यकीन जानिए आज के इस वीडियो से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है पूरे यूट्यूब पर। तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ भी जाएंगे। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं और सब्जेक्टिव जो भी मैं बताऊंगा वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो देखिए, समान संस्कृति है, समान इतिहास है, भाषा और लोक परंपरा है, तो इनमें से सभी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क जो था वो कहाँ का चांसलर था। तो ये जो चांसलर था वो प्रसा का चांसलर था, ये ध्यान रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, बारदोली। कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, कह रहा है कि सैमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो सैमन कमीशन भारत आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये जो होता था ये रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है आपका वो देखिए, कह रहा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। किसने किया था। हेनरी फोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमा मंडल है। सही जवाब हो जाएगा औद्योगिकरण का महिमा मंडल है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि स्पेनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि कर दी है। तो कताई की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया। तो ये लाया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैली क्या है आपको बताना है। तो ये जो गैली है धातुई एक फ्रेम होती है जिसको गैली बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। कहा गया है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। तो इसे हम लोग सत्ता का क्या बोलते हैं, क्षैतिज वितरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भारतीय संघ में इस समय क्या है। तो भारतीय संघ में इस समय क्या हो जाएगा, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में कहा गया है कि बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। अब ये जो बामसेफ है ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो मान्यता यहाँ पे चुनाव आयोग देता है। कौन देता है, चुनाव आयोग देगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो कैसी होती है आपको बतानी है। तो उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेदार भी होती है, वैध होती है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार वाला अधिनियम। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें जो होती है वो आरक्षित है। सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, मेधा पाटेकर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। कहा गया है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं।
तो संसाधन जो है 3 प्रकार के होते हैं समाप्यता के आधार पर। नेक्स्ट है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? कहाँ पर नहीं पाई जाती है ये बताना है। तो राजस्थान में नहीं पाई जाती है, बाकी सभी जगह पाई जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? सही जवाब हो जाएगा वन्य जीवों का विनाश, वन्य जीव को मारना, शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण, दावानल और उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो देखिए, बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत का उत्पादन। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? अब ये सब जो फसलें हैं ये सब रोपण फसलें हैं। किस में आती है? रोपण फसलों में आती है। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो ये जो की जाती है खरीफ फसल ऋतु में की जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है? तो झारखंड राज्य में जो कोयले की खान है वो है आपका बोकारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग जो होता है वो एक आधारभूत उद्योग होता है। कारखानों के द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो 10 गुना जल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना के आधार पर करती है, यानी कि किसके आधार पर करेगी? तो स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो ये करता है धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? सही जवाब हो जाएगा संगठित। जितने भी सरकारी क्षेत्र होते हैं वो सभी क्या होते हैं? संगठित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 पे। कहा गया है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल होती है? तो परिवहन, संचार और बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? अब आपको बताना है कि वस्तु विनिमय का उदाहरण इनमें से कौन है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका व्यापारिक बैंक के कार्य क्या हैं आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा शाख का निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो ये होता है 1 से अधिक देशों पर उत्पादन पर नियंत्रण होता है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है आपको बतानी है। तो ये जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? तो ये आभूषण जो जेवर जेवरात होते हैं उसके लिए लगाया जाता है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो हम लोग मनाते हैं, बताइए कब मनाते हैं, सबको बताना है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 3 भाग में आप देख पा रहे हैं। अति लघु प्रश्न है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद डिस्कस करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 3 भागों में प्रश्न है। सभी प्रश्नों का जवाब हम यहाँ पर देखने वाले हैं और इसी वीडियो में। तो वीडियो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया, अब हम आपको सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ दे रहे हैं आप लोगों को, सभी इंपॉर्टेंट है और जैक द्वारा सुझाए गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बार बार प्रश्न नहीं दिखाएंगे, प्रश्न का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला स्क्रीनशॉट रखिए आप, ठीक है। ये दूसरा स्क्रीनशॉट रखिए, जब हम करवाएंगे तो आप मिला लेना, वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये दूसरा स्क्रीनशॉट है और चलिए अब ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये तीसरा स्क्रीनशॉट आपको लेकर रख लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया था। तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि खरीफ फसल जो है वो
खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ फसल वो फसल है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शरद ऋतु में काटी जाती है। ठीक है, हमारे जो आंसर है ना, हमारे आंसर का जो लैंग्वेज होगा वो इतना आसान होगा ना कि आप उसको बहुत जल्दी याद कर लोगे। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि लगातार वीडियोज़ आएगा। और प्लीज़ ये हमारा जो है 10th के लिए ध्यान रखिएगा, 10th के लिए मेरा ये पहला वीडियो है। ठीक है, आने वाले एग्ज़ामों के लिए और लगातार मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस डालूँ। तो प्लीज़ आप लोग ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप अपना नाम और आप अपने ज़िला का नाम। जैसे मान लीजिए आपका नाम अजय है तो कमेंट में आप अपना अजय लिखिएगा, और अगर आप रांची से रहने वाले हैं तो आप रांची लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना सा कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियाँ आपको लिखनी है। तो लोकतंत्र में 2 प्रमुख चुनौतियाँ हैं, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो शिक्षा, वन, श्रम कानून और विवाह जैसे विषय आते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? मुद्रा के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन सरल हो जाता है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। विदेशी निवेश से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, विदेशी निवेश का अर्थ होता है किसी देश में दूसरे देश की कंपनियों या व्यक्तियों के द्वारा पूंजी को लगाना। अगर आप हम इंडिया के रहने वाले हैं, अगर हम पाकिस्तान में जाकर के अपना पूंजी लगाते हैं और वहाँ पे फैक्ट्री अपना चलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विदेशी निवेश। ठीक है, बात समझ में आई? आइए अब हम लोग करने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। छोटे छोटे प्रश्न हमने देख लिए, अब उसे थोड़े से बड़े वाले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए स्टार्ट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो है वो कह रहा है असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। आइए देखते हैं आंसर। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन से सहयोग न करने के अनेक तरीके अपनाए। लोगों ने सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय और न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। यानी कि समझ पे आ रहे हैं आप कि लोगों ने सरकारी विद्यालय जाना बंद कर दिया, महाविद्यालय कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, न्यायालय जो होता है कोर्ट वगैरह वहाँ पे जाना छोड़ दिया। विदेशी वस्त्रों का त्याग करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना ये शामिल था। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों को छोड़ दिया और राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश लिया। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और चरखे को अपनाया। ठीक है, सरकारी पदवियों यानी कि जो उपाधि दी जाती है वो और उपाधियों को लौटा दिया गया। कर न देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जैसे तरीकों से भी विरोध किया गया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया और जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे कहा गया है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? देखिए, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कई कारणों से बढ़ा। युद्ध के कारण ब्रिटेन में उद्योगों का ध्यान युद्ध सामग्री के उत्पादन पर केंद्रित हो गया, जिससे भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का आयात कम हो गया। इससे भारतीय उद्योगों को घरेलू बाजार में अवसर मिला। सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कपड़ा, चमड़ा, हथियार और अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ी। भारतीय उद्योगों को सरकारी आदेश मिलने लगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। युद्धकाल में रेलवे, जहाजरानी और कारखानों का विस्तार हुआ। साथ ही भारतीय पूंजीपतियों ने अनेक उद्योगों की स्थापना की। इन सभी कारणों से भारत का औद्योगिकरण उत्पादन तेजी से बढ़ा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहा गया है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट होता है। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा बार बार उत्पन्न किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वन संसाधन। इनका सही उपयोग और संरक्षण आवश्यक होता है। दूसरी ओर अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और एक बार समाप्त होने पर दोबारा जल्दी प्राप्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज। इन संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से भविष्य में संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। ठीक है, यानी एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कहा गया है आपसे दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? चलिए आंसर देखते हैं। दबाव समूह लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समूह सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। दबाव समूह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये समूह धरना प्रदर्शन, जनसभा, ज्ञापन और मीडिया के माध्यम से अपनी मांगें रखते हैं। इनके कारण सरकार को जनहित से जुड़े विषयों पर नीतियां बनाने के लिए विवश होना पड़ता है। दबाव समूह अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की समस्याओं को सामने लाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक अधिक समावेशी बनता है।
ये सरकार की नीतियों की आलोचना कर उन्हें सुधारने में भी सहायता करते हैं। इस प्रकार दबाव समूह लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और सरकार को उत्तरदायी बनाए रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहे हैं कि श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट की व्याख्या करना है आपको। आइए देखिए, श्रीलंका का समाज जातीय दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ की जनसंख्या मुख्य रूप से सिंहली, तमिल, मुस्लिम समुदायों में विभाजित है। सिंहली समुदाय बहुसंख्यक है और मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानता है। तमिल समुदाय अल्पसंख्यक है जो दो भागों में विभाजित है, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। तमिल लोग मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय भी श्रीलंका में निवास करता है। जातीय विविधता के कारण श्रीलंका में लंबे समय तक संघर्ष और तनाव बना रहा। सरकार की नीतियों में सिंहलियों को अधिक महत्व दिए जाने से तमिल समुदाय असंतुष्ट हुआ। इससे गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार श्रीलंका की जातीय बनावट सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का कारण बनी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। ऋण की शर्तों का उल्लेख करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ऋण की शर्तें वे नियम होते हैं जिनके आधार पर ऋण दिया और लिया जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त ब्याज दर होती है जो ऋण की लागत को निर्धारित करता है। दूसरी शर्त ऋण की अवधि होती है, अर्थात कितने समय में ऋण चुकाना है। इसके अतिरिक्त ऋण के लिए जमानत या फिर संपत्ति गिरवी रखने की शर्त भी हो सकती है। कुछ ऋण बिना जमानत के भी दिए जाते हैं। ऋण चुकाने की विधि जैसे मासिक किस्त या एकमुश्त भुगतान भी शर्तों में शामिल होती है। ऋण की शर्तें ऋणदाता और ऋणग्राही के बीच विश्वास पर आधारित होती है। स्पष्ट और उचित शर्तें ऋण व्यवस्था को सुरक्षित और प्रभावी बनाती है। अगला सवाल है आपका कि विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना है। इसका पहला उद्देश्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना ताकि वस्तुओं और सेवाओं मुक्त आदान प्रदान हो सके। ठीक है, दूसरा उद्देश्य व्यापारिक संबंधों, नियमों, पारदर्शी और समान बनाना है जिससे सभी देशों को समान अवसर मिल सके। तीसरा उद्देश्य विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग और संरक्षण प्रदान करना है। WTO व्यापार विवादों के समाधान के लिए मंच भी प्रदान करता है। यह संगठन विश्व व्यापार को स्थिर और न्यायसंगत बनाने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक है, यहाँ पे है 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। ठीक है, देखिए आप लोग इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ तो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लो, ठीक है, और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लो। इसके बाद आप लोग क्या करना, इसको खुद से नोट कर लेना। ठीक है, लो दूसरा सवाल देखो यहाँ पे है, लोकतंत्र किन परिस्थितियों को सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है ये सब क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इसको रट कर जाना है, बाकी इसके ऊपर वाले सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इसका आप लोग 1-2 बार रीड कर लेना कि अगर एग्जाम में आ गया तो इसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये सब जैक का द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 का स्क्रीनशॉट लिए। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट कर जाओगे। देख लो, पहला स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लोगे। ये लेने के बाद तीसरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बिना रटे इसको भी नहीं जाना है, इसको भी रटना है आप लोगों को। तो पहला स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे लेंगे। मैं स्क्रीनशॉट इसलिए दिलवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा लाइन बाय लाइन ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, चलो ये इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेंगे। अगला सवाल है, मानचित्र में उसको दर्शाना था, तो मैं उसका जो है फ़ोटो बना करके मानचित्र में दर्शा करके आप लोगों को डाल दूंगा मैं। ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सब लोग, मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।